और आप भी मत बताइएगा। आपके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बयान दिया है। उस रात उन्होंने बहुत कुछ देखा, आपको घर के बाहर, घर के अंदर, ऊपर नीचे चक्कर लगाते हुए और आपके पति को लौटते हुए। वकील साहब कुछ भी कीजिए, हमें यहां से निकाल लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपका केस बेहद कमजोर है। वकील साहब, ऐसा साबित नहीं हो सकता कि उस रात हम यहाँ थे ही नहीं। उस रात देखा है लोगों ने आपके पति को। यशपाल ने आपके पति को सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए देखा है। यहां तक कि आपके पति को चोट लगते हुए भी देखा है। वो सफेद शर्ट और काली पैंट आपके घर से मिल चुकी है, और उस शर्ट के ऊपर जो खून के धब्बे हैं वो आपके पति के खून से मिलते हैं। देवकी ने भी मरते समय आपके पति का नाम लिया है। समझ में नहीं आता क्या करें। बुरे से बुरा क्या होगा? पापा घर में हैं तुम्हारे? अरे अंकल, आप तो उस दिन पार्क में मिले थे ना? कौन है देवकी? रामचंद्र है? नहीं, वो तो नहीं है, लेकिन आप आइए अंदर। नहीं, उसे कहना मैं आया था, वो फिर आऊंगा। आपको उनसे कुछ कहना है? मुझे जो कहना है मैं उसी से कहूंगा। आज मैं गया था कहाँ? रामचंद्र के यहाँ। क्या? कुछ कहा उसने तुमसे मेरे बारे में? नहीं, बच गया, घर पे नहीं था। मदन, तुम सब कुछ गड़बड़ कर दोगे। बिना सोचे समझे कुछ भी करते हो। क्यों गए थे वहां? मैंने सोचा एक बार धमका दूं, शायद समझ जाए। वो कुछ नहीं समझेगा, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ। उसे रास्ते से हटाना होगा। पर हमारे पास बंदूक, मैं कल तक बंदूक का इंतजाम कर सकती हूँ। और अगले संडे वो लोग रात को बाहर सोते हैं। अंधेरे में जाकर सिर्फ निशाना लगाना होगा, बस। बाहर सोते हैं? हाँ। क्यों? तो अगले संडे का इंतजार क्यों करूं? आज ही क्यों नहीं? मिट्टी का तेल कहाँ है? अरे मिट्टी का तेल ये आज मैं ये कहानी और तुम्हारा डर हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। संभल कर, जल्दी आना।
मुझे बचा लो। क्या हुआ बाबा? वो बच गया वो। अब मुझे पकड़ के ले जाएंगे, मुझे मारेंगे वो। नहीं नहीं, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हम बहुत जल्दी यहाँ से भाग जाएंगे, हम बहुत दूर चले जाएंगे। आपको इस हादसे के बारे में कुछ मालूम है? कल रात मैंने एक आदमी को भागते हुए देखा था। वो कल सुबह इनके घर भी आया था। रात को भागते समय वो मेरी चारपाई से टकराकर गिर पड़ा था। उसने काली पैंट और सफेद शर्ट पहन रखी थी। कौन था वो? कहाँ रहता है? इस बारे में तो यही लोग बता सकते हैं। आप मुझे इस हादसे के बारे में कुछ बताएंगे? कि रात में सब कुछ खत्म हो गया हमारे लिए। दीपू मर गया और डॉक्टर कहता है देवकी भी। आपके पड़ोसी का कहना है कि कल रात कोई आदमी उससे टकराया था और वही आदमी कल सुबह आपके घर भी आया था। कौन था वो? मदन, मधु का पति। मदन, उसी ने किया है, उसी ने किया है। एक मिनट, जरा मुझे बात करने देंगे प्लीज। एक मिनट। हाँ बोलो बेटे, कल रात तुमने क्या देखा? अंकल थे। हाँ, कौन थे बेटे? मदन अंकल। हाँ हाँ, क्या किया? बहुत दर्द हुआ। हाँ बोलो बेटे। राजू को भी बहुत दर्द हुआ। मैंने पापा को बुलाया। अब बोलो। मेरे बच्चे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। मैंने सब तैयारी कर ली है। हम लोग आज ही बनारस चले जाएंगे। वहाँ जाके किसी आश्रम में रहेंगे। तुम जाके तैयार हो जाओ। दफ्तर तो जाना होगा, तुम्हें भी और मुझे भी। छुट्टी की अर्जी देनी पड़ेगी। जो जरूरी होगा वो हम करेंगे। हाँ, तुम अभी तैयार हो जाओ। उसी दिन दोपहर में जब पुलिस मदन को गिरफ्तार करने उनके घर गई, वो दोनों तब तक भाग चुके थे। उनके घर की तलाशी में पुलिस को खून के धब्बों वाली सफेद कमीज और मिट्टी के तेल का डिब्बा मिला। पुलिस ने मदन और मधु को फरार घोषित कर दिया। सारे रिश्तेदार बस एक ही बात पूछते रहते हैं, क्या दुश्मनी थी उसकी हमारे साथ, हमारे बच्चों के साथ? क्या जवाब दूं? बहुत बुरी सजा मिली है मुझे मेरे पापों की। सजा तो मुझे मिली है। मैंने अपने बच्चों को चलते हुए देखा है।
मुझे माफ कर दो गायत्री। मत छो मुझको, दूर रहो मुझसे। क्या चाहते हो तुम कि मैं भूल जाऊं कि तुमने मुझे धोखा दी? तुम्हारी वजह से मेरे बच्चों की जान गई। नहीं, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर सकती। इसी दौरान पुलिस को यह खबर मिली कि मदन और मधु बनारस की एक धर्मशाला में हैं। उसी दिन पुलिस ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया और उनको लखनऊ लाया गया। मदन, तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दो। मधु कहाँ? ठीक है ना, मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वो बिल्कुल ठीक है। मदन, तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी पत्नी मधु और रामचंद्र के बीच कुछ चल रहा था? क्या क्या चल रहा था? हैं? क्या चल रहा था? हैं? क्या चल रहा था? बकवास मत करो। मदन, हैं? कौन हो तुम? क्या चाहते हो? मदन, मेरी बात सुनो, मेरी बात समझने की कोशिश करो। अगर तुम मुझे सब कुछ सच सच बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी मदद कर पाऊंगा। सच ये है कि वो मेरी बीवी को डराता था, उसे छेड़ता था। बस सुन लिया सच? हैं? अब जाओ यहाँ से, जाओ, चले जाओ। मदन, नहीं सुनना, जाओ, जाओ। मुझ में हिम्मत नहीं है उन्हें सच बताने की, और आप भी मत बताइएगा। आपके कुछ पड़ोसियों ने पुलिस को बयान दिया है। उस रात उन्होंने बहुत कुछ देखा। आपको घर के बाहर, घर के अंदर, ऊपर नीचे चक्कर लगाते हुए और आपके पति को लौटते हुए। वकील साहब, कुछ भी कीजिए, हमें यहाँ से निकाल लीजिए। देखिए, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन मैं आपको एक चेतावनी दे दूं, आपका केस बेहद कमजोर है। वकील साहब, ऐसा साबित नहीं हो सकता कि उस रात हम यहाँ थे ही नहीं। उस रात देखा है लोगों ने आपके पति को। यशपाल ने आपके पति को सफेद शर्ट और काली पैंट पहने हुए देखा है। यहां तक कि आपके पति को चोट लगते हुए भी देखा है। वो सफेद शर्ट और काली पैंट आपके घर से मिल चुकी है, और उस शर्ट के ऊपर जो खून के धब्बे हैं वो आपके पति के खून से मिलते हैं। देवकी ने भी मरते समय आपके पति का नाम लिया है। समझ में नहीं आता क्या करें। बुरे से बुरा क्या होगा? आपको उम्र कैद, उन्हीं की मदद करने के लिए, और आपके पति को फांसी। मुकदमा सेशंस कोर्ट पहुंचा। बहस 3 साल चली। प्रोसिक्यूशन ने यह साबित कर दिया कि मदन और मधु का इस हादसे में हाथ है। मधु को इस जुर्म के लिए उम्र कैद और मदन को फांसी की सजा सुनाई गई। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मुझे बचा लो, ये लोग मुझे मार डालना चाहते हैं। मदन और मधु ने इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट में अपील की, लेकिन दोनों अदालतों ने सेशंस कोर्ट के फैसले को सही ठहराया। भाई साहब, एक बीड़ी पिला दो। बीड़ी? ये लो। ये मत बताना मैंने दी बीड़ी। जलाओ। और जलाना। जल्दी आ जाओ, बचाओ, बचाओ। मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे, ये मुझे जला रहे। मधु, बचाओ, मधु, बचाओ, बचाओ। डॉक्टरी जांच में पता चला कि मदन की दिमागी हालत पर काफी असर हुआ है।
भारतीय कानून के मुताबिक किसी ऐसे व्यक्ति को फांसी नहीं दी जा सकती जिसका दिमागी संतुलन बिगड़ा हुआ हो। इसलिए जरूरी था कि मदन को फांसी देने से पहले उसका पूरा इलाज हो। लिहाजा उसे रांची के पागलखाने में इलाज के लिए भेज दिया गया। उसको ठीक क्यों कर रहे हैं? उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते? देखिए, इसमें ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर्स कहते हैं कि ठीक होने में अभी वक्त लगेगा, और अभी वो पूरी तरह तो ठीक है नहीं। उसकी फांसी का ख्याल दिन रात मुझे मारता रहता है। काश कि मैं उसे बचा पाती। हम एक काम कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील कर सकते हैं। बहुत अच्छी हो, तुमने मुझे बचा लिया, पर मैं कभी नहीं मरूंगा। हम अब साथ रहेंगे। फिर दूर के चलते मुझे जाएगा। मधु ने अपने वकील की मदद से सुप्रीम कोर्ट में रहम की अपील की। उधर रामचंद्र और गायत्री को इस बात का पता चला तो उन्होंने इस अपील का विरोध करने का फैसला किया। योर लॉर्डशिप, मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुजरिम को फांसी पे न चढ़ाया जाए, क्योंकि वो पहले ही 10 साल की सजा काट चुका है। 10 साल की सजा यानी उम्र कैद की सजा से सिर्फ 4 साल कम। मेरे हिसाब से इतनी सजा काफी है। कानून में सजा का मतलब मुजरिम को सुधारना होता है, ना कि उससे बदला लेना। योर लॉर्डशिप, ऐसा करने से हम समाज को क्या संकेत दे रहे हैं? कोई भी अपराधी जुर्म करके पागल होने का नाटक करेगा और सजा से बचने की कोशिश। और मदन अग्रवाल की फांसी की सजा ये अदालत पहले ही बरकरार कर चुकी है। मुझे नहीं लगता कि पिछले 8 सालों में ऐसा कुछ बदला है या मदन का जुर्म कुछ कम हुआ है। योर लॉर्डशिप, हमें मदन अग्रवाल के डर को समझने की भी कोशिश करनी चाहिए। फांसी का डर जिसने उसे 8 साल तक पागल बनाए रखा। सजा से ज्यादा भयानक होता है सजा का डर, और यह सजा वो पहले ही भुगत चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने मधु की अपील को नामंजूर कर दिया। इस बीच मदन को पागलखाने गए 8 साल हो चुके थे। उसकी शारीरिक हालत बद से बदतर हो गई थी, लेकिन डॉक्टर्स का ऐसा मानना था कि उसकी दिमागी हालत में सुधार हो गया है। उसे वापस जेल भेज दिया गया। हार गई मदन। तुमको बचाने के मुझे माफ कर देना। मुझे याद करते रहना, हम जरूर मिलेंगे। वो हादसे के 11 साल बाद मदन को फांसी दे दी गई। अपने आप में यह खास केस था जहां सजा सुनाने के इतने साल बाद किसी को फांसी दी गई।